फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज़ का है तो वो है फॉर्मूला रिवीजन का। ट्रैक्शन कम से कम लाओ। यूट्यूब पे या दूसरे रिसोर्सेज पे, चैट जीपीटी पे, इन सब पे रिलाई नहीं करना है। आपके पास एक बुक है जिसको हम बोलते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल आपके पेपर में फंस जाता है जिसको एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट करना मुश्किल हो रहा है तो आप इमीडिएट डिसीजन लेते हुए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के रखें। लास्ट 7 डेज है, आपको पता होने चाहिए कि आपकी बॉडी में कितने हार्मोन्स होते हैं, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका टारगेट लोकेशन क्या होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। अब आपके पास वक्त नहीं है नया कुछ ट्राई करने का। वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। जैसा आप सब जानते हैं कि अब सिर्फ लास्ट 7 डेज बचे हैं आपके नीट एग्जाम में, तो ये टाइम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग का है। आपने जितनी पढ़ाई की थी अभी 1 साल में वो सारी इन 7 दिनों में जितनी एफिशिएंटली रिवाइज होगी उतना एफिशिएंटली आपका डे बन पाएगा। इसलिए आपको फोकस करना है स्मार्ट प्लानिंग पे, फोकस्ड स्टडी पे और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की स्ट्रैटेजी पे। आइए इस पे थोड़ा बात करते हैं कि हम कैसे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करते हुए 7 डेज की प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डूज एंड डोंट की। इस समय कोई भी न्यू बुक को स्टार्ट करना आपके लिए सही नहीं है, बल्कि आपने जो कंटेंट पहले से पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए कोचिंग मॉड्यूल्स पे फोकस ना करें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज करें। वीकनेस वाले टॉपिक्स को अभी उठाना ठीक नहीं है क्योंकि वो आपको डिमोरलाइज करेंगे। वहीं अगर आप अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स को उठाते हैं तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और एक पॉजिटिवनेस अभी आपके माइंड में क्रिएट होगी कि किस तरह से 7 डेज बाद मुझे अपनी एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऐसे दो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज का है तो वो है फॉर्मूला रिवीजन का। फॉर्मूला रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप इस टाइम को अपने फॉर्मूला रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। आप एक फॉर्मूला कॉपी अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो उस फॉर्मूला कॉपी को रिवीजन करने के लिए 7 डेज में बनाने की कोशिश करें। अगर पहले से बना रखे हैं तो उसको ऑलरेडी रिवाइज करें। जितना ज्यादा बेहतर तरह से फॉर्मूला का रिवीजन होगा उतना बेहतर तरह से आप क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे। वरना फिर उस एग्जाम दिन पर आपके लिए क्वेश्चन एक ब्लैंक फॉर्म की तरह जाएगा। अगर मैं फिजिक्स के चैप्टर्स की बात करता हूं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। इससे हर साल नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इस चैप्टर का? एरर्स। एरर्स पे ज्यादा फोकस करें। एरर्स आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाएगा इस चैप्टर से। इसके बाद आती है बात काइनेमेटिक्स की। हर साल स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे टॉपिक से इन चैप्टर्स के इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। इसीलिए ये दो चैप्टर्स फोकस करें। एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। यहां से आपको लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इसकी फॉर्मूला कॉपी पे फोकस करें, फॉर्मूला शीट्स पे फोकस करें। वर्क पावर एनर्जी से बहुत बेहतर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए जब भी हम जैसे बात करते हैं कि एनएलएम के टॉपिक पर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते तो उसका एक ऑल्टरनेट मेथड हमें मिलता है वर्क पावर एनर्जी जैसे चैप्टर में, कि हम जब किसी टॉपिक को एनएलएम से नहीं कर पाते तो वर्क पावर एनर्जी से कैसे कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जो पक्का नीट में आपको देखने को मिलता है। नीट में हर साल इससे 2 या 3 सवाल रोटेशनल मोशन से आना फिक्स्ड हो जाता है। वहीं बात करते हैं ग्रेविटेशन और बल्क ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो इनमें ग्रेविटेशन का ज्यादा वेटेज है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं लेकिन फिर भी ऑप्टिमम आते हैं। थर्मोडायनामिक्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको लेके चलना है। तो आपकी 11th की फिजिक्स में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको फोकस रखना जरूरी है, और इसके लिए जितना ज्यादा फॉर्मूले का कंसेप्ट के साथ में अलाइनमेंट करेंगे उतना आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट के दिन या एग्जाम के दिन आपके लिए एक बेहतर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा।
फिर इसके बाद बात करते हैं अपन ट्वेल्थ के चैप्टर्स पे। तो ट्वेल्थ के चैप्टर्स में आपका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हर साल नीट में इन दो टॉपिक्स से आपको हैवी नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर आपने पीवाईक्यू पर बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रखा है तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इनमें से एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू बेस्ड बहुत ज्यादा आता है। फिर हम बात करते हैं मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले पार्ट की। तो यहां तक आपके जो 4-5 चैप्टर्स का सम आता है, जहां पर आपका ये मूविंग चार्जेस से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक का पार्ट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक पूरा ब्लॉक है। इस पूरे ब्लॉक से हर साल 10 to 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। लेकिन आपको फोकस इस चीज पे करना है कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा ध्यान दिया जाए, और कंसेप्चुअल बेस्ड। अगर कोई ऐसा सवाल आपके पेपर में फंस जाता है जिसको एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो आप इमीडिएट डिसीजन लेते हुए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के रखें। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है, और वेव ऑप्टिक्स, जो ऑप्टिक्स की पूरी प्रॉपर बल्क के फॉर्म में रेडी होता है। रे ऑप्टिक्स में आपको, वेव ऑप्टिक्स में, दोनों चैप्टर्स में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं, और साथ में कंसेप्ट्स की बात होती है। लेकिन इन दोनों चैप्टर्स में से आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल जाएंगे हर साल। वहीं आपका ये पोर्शन जो आता है काइनेटिक थ्योरी तक का, डुअल मैटर से लेकर, ये एक ऐसा वेटेज वाला टॉपिक है जिससे एक एक ब्लॉक की तरह इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये कहीं ना कहीं सिंक्ड टॉपिक्स हैं। आपका डुअल नेचर के फॉर्मूले हुए, एटम्स के फॉर्मूले हुए, ये सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस ब्लॉक पर है तो आप आराम से कर ले जाएंगे इन टॉपिक्स को। बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा टॉपिक हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ। ये बहुत वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, इनसे हर साल क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है, तो आप इस पे फोकस करें। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। जब हम ब्लॉक्स वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज की बात होती है कि प्रॉपर्टीज क्या है इन सारे तरह के एलिमेंट्स की। इन प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने की हर साल संभावना होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में आपका अमीन्स का पार्ट, एल्डिहाइड्स का पार्ट, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाते हैं। बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या मतलब है कि इन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से आपके थोड़े से कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पोर्शन से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका वेटेज ज्यादा बढ़ा के रखें अपने प्रिपरेशन में इन 7 दिनों में। वहीं फिजिकल केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स में आपका केमिकल काइनेटिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, सॉल्यूशंस हुआ, ये 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिन पर आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, और यही अप्रोच रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवीजन करना जरूरी है। जितना ज्यादा इस समय फॉर्मूला रिवीजन होगा उतना ज्यादा इन चैप्टर्स की आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इन चैप्टर्स को लेकर। ठीक है, लास्ट में मैं सब यही कहना चाहूंगा कि बेटा, ये टाइम 7 दिन का आपके स्मार्ट वर्क का है, ना कि आपके हार्ड वर्क का। और स्मार्ट वर्क सिर्फ इस चीज से डिपेंड करता है कि आप 7 डेज तक कितना ज्यादा इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स पे ना जाकर पुरानी चीजों का रिवीजन करना है, और फॉर्मूलेज पर डिपेंडेंट रहना है। जितना ज्यादा फॉर्मूलेज पर डिपेंडेंट रहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा कि आप डी डे पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आगे मैम आपको बताएंगी कि किस तरह से बायो के सब्जेक्ट को डील करना चाहिए। प्लीज मैम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी में आप कैसे लास्ट 7 डे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बच्चों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए आपको, ओके? कोई नई स्ट्रेटेजी, कोई नया मॉड्यूल, कोई नई प्लानिंग आपको अब नहीं करनी है। ये सिर्फ आखिरी के 7 दिन है जो कि आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। जैसे कि सर ने आपको बताया, आपका फोकस बच्चों डूज एंड डोंट पे होना चाहिए। लास्ट 7 डेज है बच्चों, आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ऑलराइट?
तो आपको कोई भी नया मॉड्यूल, सबसे पहले तो कोई नया मॉड्यूल आपको नहीं उठाना है, कोई नए रिसोर्स तक आपको नहीं जाना है। आपका फोकस होना चाहिए बच्चों सिर्फ 2 चीजों पर। पहला योर एनसीईआरटी एंड सेकंड पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, देखो लास्ट 10 इयर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉक टेस्ट दो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। अब आपके पास वक्त नहीं है नया कुछ ट्राई करने का। ओके जी, आपके पास एक बाइबल है, दैट इज योर एनसीईआरटी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड स्पेशली बायोलॉजी। बच्चों आप एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जा सकते। अभी तक आपने जज कर लिया होगा खुद को कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है या 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है या आपने 90-100% भी कवर कर लिया है। लास्ट 7 डेज आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा, आपकी रैंक डिसाइड। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है और प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इस वक्त आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होगे, नर्वस होगे, लो फील करते होगे। बच्चों ट्रस्ट मी, ये सारे स्टूडेंट, ये सिर्फ आप नहीं हो, कितने भी बच्चे रीनीट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो सारे नर्वस होंगे। यू हैव टू यूटिलाइज दीज 7 डेज इफिशियंटली। ऑलराइट, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बच्चों, एनसीईआरटी आपके पास है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने अपने नोट बना लिए हैं, आपने रिवीजन वहां से किया है, आपको मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीज करना है। दिन के स्लॉट्स बनाइए जहां पे आप रिवाइज कर रहे हो और एक स्लॉट ऐसा बनाओ जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इस 7 दिनों पे आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होना चाहिए, ना कि पेज 1 टू पेज लास्ट। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो नहीं करनी है कि आप आज बैठे हो, रात को पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, 7 दिन के बाद आप 10 से आगे नहीं पढ़ पाओगे। ऑलराइट, तो आपका फोकस अब होना चाहिए बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि कौन सा टॉपिक आपको कितने मार्क्स देगा। एनसीईआरटी तो है ही आपके पास, उससे आगे आपको कहीं जाना नहीं है, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। 5% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड इनडायरेक्ट आ सकते हैं जो कि आपको फंसाएंगे, बट हमारा फोकस उस 5% पे नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन दैट 95% जो कि आपको स्कोर दिलाएगा। लेट अस सी, अगर हम 11th क्लास की बात करें बच्चों, अगर हम 11th क्लास की बात करें तो देखो बॉटनी में आपके पास सेल चैप्टर है। ओके जी, सेल चैप्टर में वॉल, सेल वॉल हो गया, ये प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। सेल में कौन सी वॉल होती है, क्या कॉम्पोजिशन होता है, इसको आप थोड़ा रिवाइज करेंगे। आपके पास सेल ऑर्गेनेल्स हैं बच्चों, है ना, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, आप उसको फटाफट रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन बायोमोलिक्यूल है आपका, जूलॉजी का सब्जेक्ट है, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से मोस्टली पॉलीसैकेराइड, बच्चों पॉलीसैकेराइड से ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिवाइज कर रहे हो तो आपका फोकस पॉलीसैकेराइड पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंजाइम से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना, इंजाइम से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इंजाइम फंक्शन कैसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होता है, इन सब चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। वाइटामिन के लिए बच्चों आपको बहुत इजीली एक टेबल मिल जाएगी कि कौन सा वाइटामिन है, वो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके, उसका फंक्शन क्या होता है, बहुत इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी में है, आप गूगल कर सकते हो, इसकी एक लिस्ट मिल जाएगी, बस उसको गो थ्रू कर लो। देन बच्चों जूलॉजी में आपका मेजर पोर्शन है, दिस इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। डाइजेशन आपके सब्जेक्ट में नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो पूरी तरीके से, डाइजेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब यह आपका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका मेजर फोकस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम पे होना चाहिए। लास्ट 7 डेज है, आपको पता होने चाहिए कि आपकी बॉडी में कितने हॉर्मोन्स होते हैं, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका टारगेट लोकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। तो ह्यूमन फिजियो में आपका फोकस एंडोक्राइन सिस्टम पे होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन आपको 12th में मिलेगा, है ना जी, 12th के सिलेबस में आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन। बॉटनी में बच्चों प्लांट फिजियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चन प्लांट फिजियो में आपको देखने मिलते। तो आप फोटोसिंथेसिस पे फोकस करोगे, है ना,
ट्रांसपोर्ट और प्लांट ग्रोथ पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो। आपका मेजर फोकस जो है बच्चों वो फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन पे होना चाहिए। रिस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलाइसिस आएगा, क्रेब साइकिल आएगा, कितनी एटीपी बन रही है, इन सब पे आपका फोकस होना चाहिए। ऑलराइट, एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? देन 11th क्लास में ही बच्चों बॉटनी में आप प्लांट किंगडम पढ़ते हो। अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपको इजी देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर से। एल्गी के क्या फीचर्स हैं, फंजाई के क्या फीचर। ओके, तो प्लांट किंगडम में भी आपको फोकस करना है एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। ओके, इस पे फोकस रहेगा। देन कमिंग टू एनिमल किंगडम, बच्चों एनिमल किंगडम के लिए आप डायग्राम पे फोकस करोगे। एनसीईआरटी में बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स दिए हुए हैं। ओके, तो आपका पूरा एनिमल किंगडम का जो रिवीजन होगा वो डायग्राम बेस्ड होगा, एनसीईआरटी के बाहर मत जा। एनिमल किंगडम में एक और चीज बच्चों, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा पीवाईक्यूज, जितने स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया होगा उनको पता होगा कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप एनिमल किंगडम रिवाइज करो तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? एग्जाम्पल्स पे होना चाहिए। वो सारे एग्जाम्पल्स जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। हो सकता है आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर करे होगे, आपके नोट्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। लास्ट 7 डेज में बच्चों अगर आप एनिमल किंगडम रिवाइज कर रहे हो, एनसीईआरटी खोलो, देखो कितने एग्जाम्पल्स वहां पे मेंशन्ड है, सिर्फ उनका रिविजन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात करें, प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से भी बच्चों ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अब एनाटॉमी में बच्चों टिश्यूज पे आपको फोकस नहीं करना है, टिश्यू सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, टिश्यू सिस्टम पे आपको फोकस करना है। एनाटॉमी थोड़ा सा रूट सिस्टम और स्टेम और लीफ का देख लेना। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे आपको वेटेज दिया हुआ है, 10 to 12% सेल ऑर्गेनल हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी से देखो बच्चों कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका बायो का बहुत मेजर चंक कंट्रोल करता है। ओके, तो आप रिवीजन जब करने बैठो, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ओके जी, चलो इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों? कॉन्सेप्ट और लर्निंग बच्चों देखो अब इन सब का टाइम निकल। ओके, कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करना, फोकस, नया टॉपिक रिवाइज करना, पढ़ना, इन सब का टाइम निकल चुका है। आप जितनी पढ़ाई अभी करे हो उसको सिर्फ रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो 12th की अगर मैं बात करूं, 12th की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये है आपका जेनेटिक्स, ये है जेनेटिक्स, ये है जेनेटिक्स, है ना जी। ये 3 यूनिट जो है आपके, 3 चैप्टर्स जो है वो एक ही यूनिट के आ रहे हैं, जेनेटिक्स। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेंडल ने जो पनेट स्क्वायर दिया था, आप किस तरीके से क्रॉस करके प्रोजेनी कितनी बन रही है इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, है ना। डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होता है, मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या होता है, इन सब पे आप डायरेक्ट फोकस करोगे। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन भी है बच्चों, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन भी आप कैलकुलेट करना किस तरीके से बनता है। बायोटेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना। टेक्निक्स पे थोड़ा फॉलो रिवाइज कर लेना, टेक्निक्स पे फोकस करना। इसके साथ साथ बच्चों देखो, ये है आपका इकोलॉजी सब्जेक्ट, इकोलॉजी पे भी क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ये 12th का है पूरा, इंक्लूडिंग बॉटनी एंड इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी से भी बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% क्वेश्चन जो हैं ये आपके इकोलॉजी से आते हैं। इक्वेशन पे फोकस करना यहाँ पे। ओके, देन क्या है बच्चों, ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज हो रही है, एनसीईआरटी में टेबल मेंशन्ड है, इसको आप रिवाइज करके जाओगे। ठीक है जी। वैक्सीन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, वैक्सीन्स अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको रिवाइज करके जाना। रिप्रोडक्शन बच्चों, ये भी आपका मेजर चंक होता है बायोलॉजी के सिलेबस का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, प्लांट्स रिप्रोडक्शन हो गया, ये भी आप कवर करोगे। ओके, इन शॉर्ट बच्चों लास्ट 7 डेज में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है जी, डिस्ट्रैक्शन कम से कम लाओ। यूट्यूब पे या दूसरे रिसोर्सेज पे, चैट जीपीटी पे, इन सब पे रिलाई नहीं करना है। आपके पास एक बुक है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी, आपने जो पढ़ाई करी है वो है आपके पास नोट्स, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, दिन के स्लॉट्स निकालो, कितना टाइम आपको रिविजन पे देना है, कितना टाइम आपको पीवाईक्यू पे देना है। आई वुड सजेस्ट बच्चों अभी आप अपना पूरा टाइम प्रैक्टिस पे दो। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप रिकॉल कर पाओगे। नया कुछ भी पढ़ने का, सिलेबस कंप्लीट करने का, कंटेंट कवर करने का टाइम आपका जा चुका है। ओके, इसके साथ साथ बच्चों आपको साथ ही साथ काम रहना है, काम एंड कंपोज। बच्चों सब नर्वस हैं, सब घबराए हुए हैं, इसकी वजह से क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, भागोगे, स्केप मोड में जाओगे। ये सब स्ट्रैटेजी मत अप्लाई करो, कुछ भी नया मत करो। डोंट
फॉलो करो स्ट्रिक्टली कि आपको दिन में क्या नहीं करना है, ठीक है जी। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे आपको अपना वीक एरिया समझ में आ जाएगा कि आप क्या भूल रहे हो। वापस जाओ एनसीईआरटी खोलो, उसको रिवाइज कर, ओके, ठीक है बच्चों। ये थी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर री नीट 2026। ओके बच्चों, थैंक यू।